आप देख रहे हैं सत्य श्यामला न्यूज चैनल। भारत के प्रधानमंत्री एक तरफ कौशल विकास की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े दावे करते हैं, दूसरे तरफ लाभुकों को लाभ पहुंचाने की बात करते हैं। साथ ही दूसरे तरफ उनकी ही सरकारी संस्था कैग ने एक बड़ी खुलासा की है प्रधानमंत्री कौशल योजना पर कि उसके जो लाभुक हैं उनके 95% लोगों का मात्र 3 ही खाते में लेन देन किए गए हैं। एक खाता तो ऐसा है जो खाता देश के कई राज्यों में प्रयोग किया गया है। ऐसी कई बातें हैं। बिहार में भी आपने देखा कि 13 करोड़ रुपए से बनाए गए रोपवे की स्थिति क्या हुई। बिहार में और भी बातें हैं। अभी उप मुख्यमंत्री की शिकायत मुख्यमंत्री से उनके ही पदाधिकारी कर रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री महोदय जिस तरह से काम ले रहे हैं, अगर यही काम रहा तो हम लोग सामूहिक बहिष्कार करेंगे। कई ऐसे मुद्दे हैं और सारे मुद्दों पर बातें करने के लिए हमारे साथ हैं अधिवक्ता सतेंद्र कुमार जी। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों को नमस्कार। सर, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में गड़बड़ी की बात कैग ने स्वीकार की है या खुलासा की है, इसके बारे में आप अपनी राय रखें। देखिए श्याम जी, ये तो रिसेंट एक बहुत छोटा सा उदाहरण है जिसमें 10,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। लाखों करोड़ रुपए जिन योजनाओं में है वहाँ कैग कहता है कि घोटाला है। अभी कुछ दिन पहले कैग रिपोर्ट है बिहार सरकार में, सिर्फ बिहार में स्किल डेवलपमेंट जो है वो तो पूरे देश का है। सिर्फ बिहार में 72,000 करोड़ रुपए का कोई अता पता नहीं है। बिहार सरकार कोई उसका जो कार्य होने के बाद जो दिया जाता है रिपोर्ट वो कैग को नहीं दे पाई है। उपयोगिता प्रमाण पत्र। और ये तो पिछले साल की माने पिछले दिनों की बात है। उससे पहले 10-12 साल पहले भी बिहार सरकार के संदर्भ में हाई कोर्ट के आदेश पर सारा कुछ हुआ था। उसमें सीबीआई इंक्वायरी की बात हुई थी। फिर कुछ दिन टाइम दिया गया कि कुछ दिन के बाद ये सारे दे देंगे, वो भी आज तक नहीं हो पाया। और आपने देखा कि 72,000 करोड़ रुपये का एक स्टेट में उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं दिया गया। तो ये एनडीए सरकार की खूबी है कि उजागर तो होते हैं घोटाले, लेकिन ये सरकार उन घोटालों का जांच नहीं करवाती है। पता नहीं क्यों। या तो हो सकता है कि टॉप टू बॉटम चल रहा हो ये घोटाला, इसलिए ऊपर वाले निश्चिंत रहते हैं। अदरवाइज अगर ऊपर वाले चाहते तो घोटाले की जांच हो करके, भाई इतनी ईडी सीबीआई सारे लोग सक्रिय हैं तो इन घोटालों का जांच करवा कर और करते। मैंने भी सुना है स्किल डेवलपमेंट में 95 लाख देश में लोगों को स्किल डेवलपमेंट के तहत प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें मैंने एक रिपोर्ट में देख रहा था कि 90 लाख लोगों के खाता नहीं है, जबकि सरकार दावा करती है कि जनधन योजना के तहत करोड़ों लोगों का खाता खोला गया। तब फिर वैसे स्किल डेवलपमेंट में जो हैं जिनका बगैर खाते का ट्रेनिंग हो ही नहीं सकता है, और खाता खोलना तो बहुत ही आसान है। अगर किसी स्किल डेवलपमेंट प्रशिक्षण वाले इंस्टीट्यूशन में अगर 60 लड़के प्रशिक्षण ले रहे हो और किसी बैंक को बुलाया जाए कि इनका खाता खोलना है तो एक दिन में खाता खोल दिया जाएगा। तो ये बात समझ में नहीं आती है कि 95 लाख में 90 लाख लोगों का खाता नहीं है, और अगर 1-2 लाख लोगों का खाता भी है तो 10-10 हज़ार लोगों का एक ही नंबर आ रहा है, 2 ही नंबर आ रहा है। इतना ही नहीं, फ़ोन जितने लोग हैं उससे कई गुना ज़्यादा है इस देश में स्मार्टफोन। और बताइए
जरूरी है। उसमें फ़ोन नंबर भी जो दिया हुआ है वो भी एक एक फ़ोन पर हजारों लोग हैं। तो किस तरह से ये हो रहा है, ये समझ से परे की बात है। उसमें मैंने एक रिपोर्ट में देखा, एक व्यक्ति फिजिकल वेरिफिकेशन कर रहा है उस इंस्टीट्यूशन का। अब सोचिए, एक दिन में वेरिफिकेशन करने वाला आदमी कर्नाटक में भी वेरिफिकेशन कर रहा है, महाराष्ट्र में भी कर रहा है, झारखंड में भी कर रहा है, गुजरात में भी कर रहा है, यानी 5-5, 6-6 स्टेट में एक दिन में जा कर के कर रहा है। उसका बिल बन रहा है, जाने आने का उसका बिल बन रहा है, और वो एक ही डेट में है। तो ये सब क्या है? बेधड़क जो चीख चीख करके अंधे को भी दिखता है, दिखने लगता है कि हाँ ये घोटाला है, फिर भी उन चीज़ों की जांच नहीं हो रही है। जबकि जांच एजेंसियां, जिसमें दोपहर में भी अगर देखा जाए तो कोई चीज़ नहीं दिखता है घोटाला, फिर भी सालों साल जांच चल रहा है। सारे मीडिया जगत में रहता है कि हाँ इसमें कुछ गड़बड़ी हुई है, घोटाला हुई है। अगर विपक्षी दलों का कोई चीज़ सरकारी न हो फिर भी, जैसे नेशनल हेराल्ड है, 365 दिन का समय दिया गया ईडी को, 365वां दिन चार्जशीट सबमिट किया बिना किसी प्रूफ के, बिना FIR के। 8-9 वर्षों में कन्हैया कुमार को, जिसको देश भर में देशद्रोही बताया गया, केंद्रीय मंत्री द्वारा, MPs द्वारा, सारे लोगों द्वारा, और जिस वीडियो के प्रूफ पर बताया गया देशद्रोही, सैकड़ों चैनल जिसको दिखाए उस वीडियो को दिखा करके कि ये देशद्रोही है, कोर्ट में उस वीडियो का क्लिप आज तक नहीं दिया गया चार्जशीट के रूप में, प्रूफ के रूप में। ये क्या है? ये देश में तो समझ में नहीं आता है कि किस तरह का शासन व्यवस्था है, जबकि अपने आप को लोग बताते हैं कि बहुत नेहरू जी के ज़माने से भी बहुत अच्छा शासन चल रहा है। मैं भी चाहता हूँ कि शासन अच्छा चले, लेकिन अगर किसी तरह का घोटाला होता है, जैसे अब बिहार के संदर्भ में ले लीजिए, सृजन घोटाला, यूट्रेस घोटाला, क्या क्या कितने घोटाले हुए, लेकिन कोई भी अंजाम तक नहीं पहुंच पाया। भाई पहले की सरकारें रहती थी तो घोटाले होते थे, जिन पर आरोप लगता था वो जेल जाते थे और जांच होती थी, कोर्ट में जो प्रूफ देना होता था देते थे लोग। विरोधी पार्टी ही आरोप लगाती थी तो सरकार उस पर जांच करवाती थी, कोर्ट फिर उसमें जांच के अनुसार। अब इसी प्रदेश के CM रहे हुए लालू प्रसाद जी, कांग्रेस से उनका तालमेल था, लेकिन कांग्रेस के ज़माने में जांच हुई और प्रूफ हुआ तो जेल गए। लेकिन यही NDA वाले 2G में, कोलजी में आरोप लगाए। एक अली हसन घोड़ा व्यवसायी था, वो बताता था, उसके बारे में लोग बताते थे कि 21 लाख करोड़ रुपया स्विस बैंक में राजीव गांधी का है, उसका वो कस्टोडियन है। और मोदी जी की सरकार आई तो बाहर हो गया वो जेल से। उसके साथ एक काशीनाथ तापुड़िया था, इंडियन वायर कंपनी का मालिक, वो दोनों बाहर हो गए। और अंत में निकला क्या? इनकी जब सरकार आई, जिन लोगों ने आरोप लगाया था उस पर, उनकी जब सरकार आई तो हो गया कि भाई 21 लाख करोड़ का जहां होता था टैक्स चोरी की बात, वहां 10,000 करोड़, 10 करोड़ का भी नहीं हुआ और छूट गया। तो ये समझ में नहीं आता है कि ये देश कैसे चल रही है, किस तरह से लोग चला रहे हैं। आप देखिए, हजारों करोड़ बैंकों का लेकर के फरार है, 12 साल हो गया, 11 साल हो गया, कोई बाहर से आ नहीं रहा है, जबकि एक इशारे पर कुछ से कुछ हो जा रहा है। दावा ये है कि हमारे प्रधानमंत्री जी एक इशारा करते हैं, कुछ से कुछ हो जाता है। कहीं कहीं कोई देश में
कहीं युद्ध रुक जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, कहीं। और ये अदना सा आदमी डकैत जो यहाँ से डकैती करके ले गए, वो आ नहीं पा रहे हैं। वो जिसके बारे में आप इशारा कर रहे हैं वो दोनों तो अपने पोस्ट पे डाला है वीडियो कि मैं भारत का सबसे बड़ा भगोड़ा हूँ, और वो दोनों हंस रहे हैं, यानी वो सरकार पर तंज कसते दिखाई पड़ रहे हैं उस वीडियो में। तो अगर ये तंज कसते हुए, अर्थात उनका कहना है कि वो भगोड़ा सही नहीं है, कोई डकैती करके नहीं लगे हैं, वो तो कह रहे हैं कि भगोड़ा हम हैं, लेकिन सरकार की हिम्मत नहीं है कि वो मुझे पकड़ ले, तभी तो तंज कस रहे हैं। तब समझिए ये कैसा शासन व्यवस्था यहाँ चल रहा है कि एक डकैत जो है भगोड़ा सरकार पे तंज कस रही है। लेकिन दावा तो सरकार करती है जनता के बीच में कि भाई इनका इतना बढ़िया शासन व्यवस्था चल रहा है। ये तो खुद मोदी जी भी कई बार कह चुके हैं कि अगर जो कोई भ्रष्टाचारी है, अपराधी है, तो वो मेरा जो ताप है उस ताप को सहन मेरे बगल में बैठ करके नहीं कर सकता। ये सब बगल में बैठने वाले थे, ये तमाम जितने जो भगोड़े हैं ये लगातार साथ में बैठने वाले थे। एक अनिल अंबानी जी जो राफेल में पार्टनर थे डसाल कंपनी के, जिसने राफेल दिया, 600 करोड़ अकाउंट में उसका आया भी था, फ्रांस में भी केस चल रहा है उस पर, वो अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया अनिल अंबानी। उसके 45,000 करोड़ से ज़्यादा माफ हुए, ये बिना साथ बैठे हुए। ये दूर दूर रहने वाले लोग हैं, ये दूर रहने वाले लोग तो नहीं हैं। और 10,000 करोड़ का स्किल डेवलपमेंट, वो भी पैसे गायब हो गए। मैं तो नहीं देख रहा हूँ कहीं किसी तरह का। अच्छा, अगर मान लीजिए कि ये स्किल डेवलपमेंट में क्या प्रोविज़न है, किसी का कार्य करने की क्षमता को आप इस तरह से तराशते हैं, उसको प्रशिक्षित करते हैं कि कहीं बढ़िया जगह पर उसको काम मिल जाए। और इसमें प्रोविज़न ये भी है कि आपको ट्रेनिंग देने के बाद कहीं काम भी देना है, आप काम भी देते हैं, मिनिमम कम से कम 6 महीने का। तो 6 महीने भी अगर किसी इंडस्ट्रीज में लगे हैं तो उसके अकाउंट में तो पैसे आएंगे, कहीं है। ये इंस्टीट्यूशन खोलने के नाम पर केवल डकैती है, कहीं ये काम सही तरीके से नहीं हो पाए। इसी कारण से ये मनरेगा जो है एक एक्ट के रूप में था, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो था, इसको बदला गया। इसमें 90% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पैसे जाते थे और उससे काम होते थे। कुछ बहुत सारे स्कीम्स थे ग्रामीण इलाके में भारत सरकार के, जो उसके मातहत होते थे। अब तो ज़रूरत नहीं रह गया भारत सरकार को 90% देने का, अब 60%। अब 60%। ये 30% जो पैसे हैं जो रूट होते थे, एक सिस्टम बनाया हुआ था पहले के। देखिए यूपीए गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे सिस्टम बनाए थे। मेरा देखा हुआ है कि सुनिश्चित रोजगार योजना और सारे स्कीम जो थे, जिसके कारण गांवों में जहाँ कीचड़ रहता था गलियों में, वो सब गली भरा गए। पहले खरंजा हुए, बाद में ढलैया हो गए। नरसिम्हा राव जी के रिजिम में भी MLA MP वगैरह का जो फंड का सिस्टम लागू हुआ, उससे भी बहुत सारे जो सरकारी योजना से नहीं बनता था, उन प्रतिनिधियों के रिकमेंडेशन पे बनना शुरू, जिससे नीचे लेवल पे बहुत सारे काम हुए। वो एक सिस्टम था, सिस्टम के डेवलपमेंट उसके माध्यम से हुआ। अब तो सिस्टम ही ऐसा बनाया जा रहा है जो ऊपर ऊपर लूट लीजिए। आप नरसिम्हा राव के समय की बात करते हैं। बिहार के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, उनका कहना है कि 2005 के पहले कुछ था जी। ये बात ठीक है, 2005 के पहले, अब 95 के बाद, 90 के बाद कुछ नहीं था। इसलिए कि गैर कांग्रेसियों की शासन देश में थी, ऊपर और नीचे।
2005 में भी 2090 और 2005 के भी बाद कुछ जो हुआ, केंद्र में सरकार जब रहती थी तो वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करती थी, स्टेट गवर्नमेंट के साथ भेदभाव नहीं करती थी। इन लोगों की जब सरकार थी एनडीए वालों की, तो ये भाई अनपॉपुलर हो इसलिए पैसे नहीं देते थे। इतना ही नहीं, नीतीश जी भी जब 2005 में यहाँ कमान संभाले तो नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, और मुझे ख्याल है एक बयान आया था 2005 में सर मनमोहन सिंह की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी। नीतीश जी जब कमान संभाले यहाँ एनडीए के, मुझे ख्याल है नीतीश जी ने 2020 में एक स्टेटमेंट दिया था जो अखबारों में, सारे अखबारों में छपे थे, कि 2005 से 2014 तक बिहार को एवरेज प्रति वर्ष भारत सरकार से 40,000 करोड़ रुपए मिले। अंतिम में अगर 1.25 लाख करोड़ मिले तो उसके पहले धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ते गया। 8300 करोड़ का जब बजट इन्होंने दिया तो मनमोहन सिंह ने 10,300 करोड़ का बजट उधर से भेजा। इस तरह से ग्रेजुअली बढ़ते गया और भारत सरकार देती थी। और ये 20 की कहानी है। 15 से 20 के बीच में नीतीश जी ने बताया कि हमको 30,000 करोड़ का मिला भारत सरकार से, यानी घट गया। ये 15 से 20 के बीच में होना चाहिए था 1 लाख करोड़ से ऊपर का, 70,000 करोड़ रुपया से ज़्यादा घट गया एवरेज। चूंकि अब तो 3 लाख करोड़ का बजट है यहाँ का, तो एवरेज बढ़ना चाहिए था जो नहीं बढ़ा, इसलिए कि इनके बीच में और माननीय मोदी जी के बीच में झगड़ा था। भोजन को लेकर के बुलाए थे, निमंत्रण दिए थे और खिलाए नहीं थे, तो झगड़ा था। तो उस झगड़े के कारण मुझे ख्याल है यूपीए सरकार में बक्सर में पावर प्लांट शुरू हुआ था, 600 करोड़ रुपए उस पर खर्च हो गया था। लेकिन 14 से 20 तक मोदी जी उसमें कुछ नहीं किए। फिर 20 में जब तालमेल हुआ नीतीश जी से, तब उस शिलान्यास जाकर के वहाँ किए, जबकि उस पर 600 करोड़ रुपये खर्चा हो गया था, बाउंड्री बन गया था, शिलान्यास वगैरह बहुत पहले हो गया था। तो ये लोग करते रहते हैं। अभी भी जीएसटी का पैसा कई सारे स्टेटों को नहीं मिलता है, जबकि उसका हक है। तो ये कुछ और नहीं है, पैसे को अपने पाले में रख लेने का है। जो एक्ट, चूंकि एक्ट था उसमें गारंटी मिली हुई थी ग्रामीण मजदूरों को। उसमें प्रोविज़न क्या था कि आपको 100 दिन, जो भी रजिस्टर्ड है, 100 दिन आपको काम देना है। अगर काम नहीं दे पा रहे हैं तो 100 दिन की मजदूरी देनी है। हाल के दिनों में क्या था, 42 दिन का काम सिर्फ मिल रहा था। अभी जो मोदी जी के नेतृत्व में सरकार थी, वो सिर्फ 42 दिनों का काम मिल रहा था, अर्थात 58 दिन का पैसा उन मजदूरों को देना था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बाध्य थी उस एक्ट के मुताबिक। अब तो ये खत्म हो गया। सिर्फ नाम नहीं है, नाम तो एक बहाना है कि राम जी को लाएंगे, गांधी जी को भगाएंगे। ये तो एक बहाना है। असल चीज ये है कि अपने आप जो ये कानून एक तरह से मौलिक अधिकार की तरह जो मजदूरों को मिला हुआ था, ग्रामीण मजदूरों को, उसको खत्म करना है। उस अधिकार को छीनना था ताकि पैसे मुझे लगाने नहीं पड़े, देने नहीं पड़े। मैं सरकार, भारत सरकार इसके लिए बाध्य न हो। अगर वो अधिकार रहता तो कोई कोर्ट में जाता तो देना पड़ता। अब इससे तो वंचित हो गए। ये मूल चीज है। अभी क्या बना है, अभी नाम क्या है, विकसित भारत। विकसित भारत, ऐसा विकसित भारत जिसमें 80 से 82 करोड़ लोगों को भोजन करने के लिए, वो भूखे मरे नहीं, 5 किलो अनाज देना पड़ रहा है। ऐसे विकसित भारत के उन मजदूरों को छोड़ दिया।
जो एक्ट में सरकार बंधी हुई थी, उस एक्ट से सरकार अपने अलग हो गई। अब तो डिमांड सप्लाई का सिर्फ रह गया, जितने मजदूर मिलेंगे ना मिलेंगे। विकसित भारत ग्रामीण रोजगार एंड आजीविका मिशन, ये सनातनियों की सरकार है। और मिशन नाम ऐसे पब्लिक के बीच में बात करते रहेगी सनातन सनातन, हिंदी हिंदू, इंग्लिश से उसको ये होगा, नामकरण सब मिशन करेगा, ये तुकबंदी करने के लिए, काम से लेना देना नहीं है। अभी सर सार्वजनिक तौर से जीतन राम मांझी जो केंद्र में मंत्री हैं, उन्होंने खुलेआम कहा है कि कोई भी विधायक, कोई भी विधान पार्षद, सांसद, मंत्री, सभी लोग कमीशन ले रहे हैं। और उस कमीशन का उन्होंने खर्च करने का जगह भी बताया कि मैंने 1 साल का जो कमीशन था उसमें से 40 लाख रुपया अपने पार्टी फंड में दिया कि लो गाड़ी खरीद लो। ऐसे मंत्री के बयान के बाद भी देश के जो सर्वे सर्वा हैं वह जाग नहीं रहे, वह मंत्री जी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, मैं जीतन राम मांझी जी को पिछले 35 वर्षों से कम जानता हूँ। वो पहले कांग्रेस पार्टी में थे, मिनिस्टर भी थे, पार्लियामेंट के भी चुनाव लड़े थे। वो सच बोल देते हैं, सच निकल जाती है, सच बोल देते हैं, बोल तो देते हैं सच जो है, आम पब्लिक के बीच में सच चला गया। आप जो समझना है सो समझ लीजिए। कानूनी रूप से मैं पकड़ा ना जाऊं तो बाद में अपना कह देते हैं, ट्विस्ट हो जाता है कि भाई ये नहीं, ये मैं कह रहा था, पलटी मार जाते हैं। लेकिन वो सच बोल जाते हैं। उनका बहुत चर्चित बयान है, हाल के कई वर्षों से आ रहा है शराब पर, ये भाई गरीब को पीने के लिए उसको छूट दीजिए। तो छूट दिए हुए है बिहार सरकार, छूट ही नहीं दिए हुए, बहुत बड़ा रोजगार दिए हुए बिहार सरकार। उनके जाति के लोग खुल्लम खुल्ला दारू चुलाते हैं और अच्छा इनकम कमाते हैं। नीतीश कुमार के जाति नहीं, मांझी जी के। उनके बोलने का असर हुआ। पहले छापामारी वगैरह मुसहरी में हुआ करता था, वो सब बंद हो गया है। अब आराम से कमा रहे हैं और उसका फायदा भी हुआ। इस चुनाव में कहा गया कि भाई तेजस्वी ये लोग कह रहा है कि शराब तारीफ शुरू करा देंगे। तो शुरू करा देंगे तो सब जगह सरकारें जब बेचेगी तो तुम्हारा बिकेगा कैसे? अभी तो काफ़ी तुमको मिल रहा है। तो मांझी जी बोलते हैं, अपना बोल करके काम कर लेते हैं। जिसको समझना है, कुछ पब्लिक भी समझती है, कुछ जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं वो लोग भी समझ लेते हैं। कानून से बचने के लिए फिर उसको ट्विस्ट करके अपना कर देते हैं। तो वो निश्चल आदमी है, जिनको जो बताना रहता है उसके अनुसार वो अपना बयान दे देते हैं। आप जैसे पत्रकार लोगों के माध्यम से वो बात जिन तक पहुंचाना है वो पहुंच जाता है। कानून कोर्ट वगैरह में न पकड़ाएं, इसलिए फिर अपने दूसरे ढंग से उसको समझा देते हैं। इसका तो स्कोप है ही जी। तो कह रहे हैं तो सच ही कह रहे हैं। मैं तो उनकी बात को मानता हूँ कि वो सच कहते हैं। मेरा ऑब्जर्वेशन अभी तक का यही है उनके संदर्भ में कि जीतन राम मांझी जी निश्चल आदमी है, जो कहते हैं वो सच कहते हैं। अभी आप अधिवक्ता सतेंद्र जी को सुन रहे थे। इनका कहना है कि भारत की जो वर्तमान सरकार है वो घोटाले जो उजागर एदा कदा हो जाती है उसे दबाने में काफ़ी माहिर है। और जीतन राम मांझी की बात को अगर आप सुने हैं तो उस पर इनका कहना है कि जीतन राम मांझी एक सत्यनिष्ठ व्यक्ति हैं और वो अपनी बातों को यदा कदा जो सच्चाई है और जो उनके जेहन में आती है वो आम लोगों तक और सरकार तक पहुंचा देने का काम करते हैं। अब भले ही उनके सुपुत्र उनके ऊपर दबाव बना रहे हैं कि आप कुछ बातें न कहें, सच्चाई जानते हुए भी उसको अपने अंदर दबा करके रखें, लेकिन वो बेचारे उम्र का भी तगाजा है, साथ में हमेशा सच बोले हैं,
तो उनका निकल जाता है। सर, आप जो समय दिए उसके लिए धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दर्शकों को भी नमस्कार।